हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड ईयर सोशोलॉजी में प्रथम इकाई में अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हम पूरा कर चुके हैं। हमारे पाठ्यक्रम में कार्ल मार्क्स का दूसरा जो सिद्धांत है वो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स के दो ही टॉपिक हमारे सिलेबस के अनुसार हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष। पहले के वीडियोस में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अपना पूरा हो चुका है टॉपिक। आज शुरुआत करते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी 2-3 वीडियो में पूरा हो पाएगा। सिद्धांत को समझने से पूर्व हमें ये देखना होगा कि वर्ग क्या है, वर्ग का क्या अर्थ है, व्हाट इज क्लास। वर्ग क्या है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग के बारे में क्या क्या बताया है, वर्ग के प्रमुख लक्षण अथवा विशेषताएं क्या हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ क्लास, और वर्ग की विशेषताओं के बाद में वर्ग निर्माण के आधार क्या क्या होते हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लास डिटर्मिनेशन। क्लास का जो निर्धारण होता है वो कौन कौन से कारकों से होता है, यानी कि हम वर्ग का निर्धारण कैसे करते हैं। ये कुछ बातें आज के वीडियो में देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जो समाजशास्त्र है वो एक संघर्षवादी विचारधारा के नाम से सोशियोलॉजी में जाना जाता है, और उन सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है मार्क्स का वो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। आपने वर्ग संघर्ष के विभिन्न पहलुओं पर अपने क्रांतिकारी और ओजस्वी विचार प्रस्तुत किए हैं, और इन्हीं क्रांतिकारी विचारों की वजह से समाजशास्त्र में एक स्कूल यानी एक संप्रदाय बन गया है मार्क्स के नाम से, जिसको हम मार्क्सवादी संप्रदाय बोलते हैं। यानी कि मार्क्स के बाद के विचारक जो समाजशास्त्री थे वो इनकी विचारधारा को लेकर के चले हैं, तो एक समाजशास्त्र में एक नवीन विचारधारा बन गई जिसको हम मार्क्सवादी विचारधारा बोलते हैं, या हम संघर्षवादी विचारधारा कह सकते हैं उसको। तो मार्क्स एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं जिनके नाम से समाजशास्त्र में एक विचारधारा का विकास हुआ। अब देखते हैं कि व्हाट इज क्लास, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्लास, यानी कि वर्ग की अर्थ और उसका परिभाषा। मैकायर और पेज कहते हैं एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर शेष भाग से अलग कर दिया गया है। सामाजिक परिस्थिति इसमें हाईलाइट है। सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस के बारे में आपने बीए प्रथम वर्ष में फर्स्ट पेपर में पढ़ा होगा, सभी जानते हैं व्हाट इज सोशल स्टेटस। एक सामाजिक वर्ग जो है वो समुदाय में वह है जो उसकी सोशल स्टेटस अलग है, उस समान सोशल स्टेटस का एक समान वर्ग होगा, कहने का अभिप्राय ये हुआ। दूसरे फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशोलॉजी में आते हैं हमारे मैक्स वेबर, जो ग्रेट सोशल थिंकर्स में आते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार एक समूह तब तक वर्ग कहा जा सकता है जब तक कि उस समूह के लोगों को जीवन के कुछ अवसर समान रूप से प्राप्त हों, जहाँ तक कि ये समूह वस्तुओं पर अधिकार या आमदनी की सुविधाओं से संबंधित आर्थिक हितों द्वारा पूर्णतया निर्धारित तथा वस्तुओं या श्रमिक बाजारों की अवस्थाओं के अनुरूप हो। अर्थात मार्क्स के अलावा जो मैक्स वेबर जो थे वो भी आर्थिक आधार को एक प्रमुख आधार मानते हैं वर्ग निर्माण का, सामाजिक और आर्थिक आधार पर। मैकायर और पेज ने जो बात बताई वो सामाजिक परिस्थिति, सोशल स्टेटस की बताई, और मैक्स वेबर कहते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी कि श्रमिकों के द्वारा या किसी के द्वारा जो समूह वस्तुओं पर अधिकार आसानी से जो अपनी आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए जो करता है, तो एक तरह से वो समूह का निर्माण करता है जिसको हम वर्ग कहते हैं। तो मैक्स वेबर की जो परिभाषा है वो पूर्ण रूप से आर्थिक आधार को महत्व प्रदान करती है। अब परिभाषाओं से आपको वर्ग का जो अर्थ है वो तकरीबन स्पष्ट हो गया होगा आपको।
वर्ग के लक्षण क्या क्या है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास, क्या क्या फीचर्स। नंबर एक निश्चित संस्तरण, वर्ग में एक निश्चित संस्तरण पाया जाता है। संस्तरण क्या होता है, उच्चता और निम्नता के क्रम को संस्तरण कहा जाता है। कुछ वर्ग समाज में ऊंचे होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, निम्न होते हैं, और वर्ग के अंदर भी कुछ सदस्यों की स्थिति ऊंची होती है, कुछ सदस्यों की स्थिति नीचे होती है। पद क्रम जिसको कहेंगे ना, उच्चता और निम्नता के क्रम को दूसरे शब्दों में निश्चित संस्तरण कहा जाता है। वर्ग चेतना दूसरा जो पॉइंट है, वर्गों में चेतना पाई जाती है। अपने वर्ग के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता को हम देखने को मिलती है हमें। समान परिस्थिति, इक्वल स्टेटस, समान परिस्थिति के लोग एक वर्ग के सदस्य होते हैं। शिक्षक वर्ग, इंजीनियर वर्ग, नौकरशाह वर्ग, श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग, यानी कि समान परिस्थिति। श्रेष्ठता और हीनता की भावना, वर्ग में उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर श्रेष्ठता, यानी कि जिसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति ऊंची होती है श्रेष्ठ माना जाता है, जिसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति निम्न होती है हीन माना जाता है। नंबर 5, आर्थिक आधार का महत्व। वर्ग निर्माण में यूं तो अन्य आधारों का भी महत्व होता है, लेकिन मार्क्स की विचारधारा में सबसे ज़्यादा जो आधार होता है, वेबर ने भी हाईलाइट किया, जो वर्ग के अंदर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो है इकोनॉमिक बेस, यानी कि आर्थिक आधार। आर्थिक आधार पर आजीविका के जो साधन है, इनकम है, आर्थिक आधार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें दिया गया है। उप संस्कृति, एक वर्ग में उप संस्कृति पाई जाती है अपनी, जैसे अपने अलग अलग वर्गों की, किसानों की, श्रमिकों की, अध्यापकों की, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर डेवलप हो जाते हैं अपने रहन सहन के आधार पर, अपने लाइफस्टाइल के आधार पर। पूर्णतः अर्जित, वर्ग की जो सदस्यता है वो पूर्ण रूप से अर्जित होती है। परिस्थितियां दो प्रकार की होती है ना, बीए फर्स्ट ईयर में अपन ने पढ़ा था कि प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। तो वर्ग की जो सदस्यता है पूर्णतः अर्जित होती है। जैसे हमारे यहाँ बंध सत्रीकरण का उदाहरण जाति प्रथा है। इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में इंडियन कास्ट सिस्टम जो है, भारतीय जाति व्यवस्था, वो पूर्णतः प्रदत्त है जन्म से इसको, और अर्जित जो होती है स्वयं के प्रयासों से, कुशलता से, योग्यता से, काबिलियत से, जो जिसका अर्जन किया जाता है, जिसको प्राप्त किया जाता है। वर्ग की सदस्यता पूर्णतः अर्जित है। सामान्य जीवन विधि, कॉमन वे ऑफ लाइफ, वर्ग में सभी लोगों की स्थिति, जीवन जीने की विधि जो है लगभग एक जैसी, सामान्य रूप से एक जैसी मिलती है। कॉमन वे ऑफ लाइफ। सार्वभौमिकता, वर्ग हर जगह, हर समाज में पाए जाते हैं, सार्वभौमिक। उपवर्ग, सिस्टम ऑफ सब क्लासेज इन क्लास सिस्टम, ये क्लास सिस्टम में सब क्लासेज भी होते हैं, एक वर्ग में उपवर्ग पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको अपना ही उदाहरण दूं, शिक्षक वर्ग से हम आते हैं। शिक्षक वर्ग के कई उपवर्ग होते हैं। एक सामान्य रूप से तो एक शिक्षक वर्ग होगा, बहुत बड़ा समुदाय हो गया, उसके कई उपवर्ग हो जाते हैं। थर्ड ग्रेड शिक्षक, सेकंड ग्रेड शिक्षक, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक, विश्वविद्यालय शिक्षक, महाविद्यालय शिक्षक, अलग अलग शिक्षक। फिर उसके अंदर फैकल्टी वाइज होते हैं, कला वर्ग के, विज्ञान वर्ग के, वाणिज्य वर्ग के। इस तरह से एक वर्ग में अनेकों उपवर्ग पाए जाते हैं। तो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास। ये मुख्य रूप से वर्ग के लक्षण अथवा विशेषताएं ये थे। निश्चित संस्तरण है, वर्ग चेतना है, हीनता विशेषता की भावना है, इक्वल स्टेटस, सामाजिक समान परिस्थिति है, यानी सब स्टेटस ग्रुप जैसे उप संस्कृति है, पूर्ण रूप से अर्जित परिस्थिति वाले होते हैं, सामान्य जीवन विधि होती है, सार्वभौमिकता और उपवर्ग, ये इसमें मुख्य विशेषता है। मुख्य विशेषताओं को जानने के बाद समझ में आ गया होगा कि वर्ग सिस्टम क्या है। वर्ग विभाजन के आधार कहते हैं बेसिस ऑफ क्लास डिवीजन। मार्क्स ने वर्ग का आधार क्या क्या बताया है? मार्क्स ने केवल आर्थिक आधार पर वर्ग बताए, दो प्रकार के। एक जो है वो शोषक अथवा पूंजीवादी वर्ग होता है, और दूसरा जो है वो शोषित अथवा श्रमिक वर्ग होता है। मार्क्स ने दो प्रमुख रूप से दो वर्ग बताए हैं, और दोनों का आधार आर्थिक होता है।
मार्क्स कहते हैं कि हैव्स और हैव्स नॉट, हमेशा दो ही वर्ग होते हैं, एक तो हैव्स जिसके पास सब कुछ है, एक हैव्स नॉट जिसके पास कुछ नहीं है। मैकाइवर जो बड़े समाजशास्त्री हैं, भावात्मक विशेषताओं के आधार पर विभाजन करते हैं, पद की भावना के आधार पर वर्ग बनाते हैं। एक तीसरे और थिंकर हैं बिसेंज। बिसेंज ने अपनी पुस्तक मॉडर्न सोसाइटी में सांस्कृतिक मूल्य को प्रमुखता दी है कि सांस्कृतिक मूल्य के आधार पर क्लास डिवीजन होता है समाज में वर्गों का विभाजन जो किस आधार पर है। मैकाइवर ने मार्क्स ने केवल आर्थिक आधार बताया, मैकाइवर ने भावात्मक आधार बताया। बिसेंज बताते हैं कि स्थिति की कसौटियां ही मूल्य निश्चित करती हैं और विभिन्न स्थिति की कसौटियां जो हैं विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न होती हैं और उसी आधार पर ही वर्गों का निर्माण होता है। स्थिति की कसौटियों का मतलब क्या होता है, अपन अंग्रेजी में बोलते हैं क्राइटेरिया, कि इस चीज का क्या क्राइटेरिया है। तो वर्गों के निर्माण का आधार, वर्गों के जो डिवीजन का जो बेस है वो बिसेंज के अनुसार जो उन्होंने पुस्तक लिखी मॉडर्न सोसाइटी, उसमें वो क्राइटेरिया के आधार पर वर्गों का विभाजन करते हैं। जैसे अमेरिका में धन दौलत का ज्यादा क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया के आधार पर बनते हैं उच्च वर्ग मध्यम वर्ग। भारत में जाति व्यवस्था, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के आधार पर जाति एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है भारतीय समाज में। अमेरिका में धन दौलत यानी कि भौतिकवाद ज्यादा बड़ा क्राइटेरिया है। उसके बाद एक इसमें और विद्वान है रॉबर्ट बिरस्टीड का द्वारा दिया गया जो विभाजन का आधार है वो सबसे सही है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने केवल आर्थिक कारक को महत्व दे दिया, मैकाइवर ने भावात्मक को दे दिया, बिसेंज ने केवल क्राइटेरिया को दे दिया कि संस्कृति की जो कसौटियां हैं विभिन्न क्राइटेरिया के आधार पर। रॉबर्ट बिरस्टीड ने सब के अंदर संतुलन बनाया और वो बताते हैं रॉबर्ट बिरस्टीड कि वर्गों के विभाजन का जो आधार है वो मुख्य ये पॉइंट है। सबसे पहला तो है संपत्ति, धन एवं आय, यानी कि मार्क्स द्वारा बताया गया जो आर्थिक आधार वो इसमें आ सकता है कि संपत्ति प्रॉपर्टी के आधार पर, धन दौलत के आधार पर वर्ग बनते हैं कि आपकी इनकम क्या है। ज़्यादा इनकम वाले उच्च वर्ग में और थोड़ी कम इनकम वाले मध्यम वर्ग में और सबसे कम इनकम वाले निम्न वर्ग में। परिवार और नातेदारी के आधार पर वर्ग बनते हैं, अलग अलग नातेदारियों के समूह बनते हैं। परिवार के आधार पर समूह, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, निवास स्थान के आधार पर, है ना। निवास स्थान की अवधि और निवास स्थान की स्थिति। अवधि जैसे दीर्घकालीन अवधि है या अल्पकालीन अवधि है, ये कोई आदमी कितने लंबे समय से वहां रह रहा है उस आधार पर वर्गों का विभाजन होता है कि ये तो यहाँ पर शरणार्थी अभी अभी आया है ना, ये यहाँ का परमानेंट निवासी। इस तरह से हम श्रेणीबद्ध करते हैं चीज़ों को, कैटेगराइज करते हैं, तो जो है वर्ग निर्माण के आधार बनते हैं। दीर्घकालीन अवधि के लिए जैसे पुनर्वास होता है, किसी चीज़ का प्राकृतिक आपदा आ जाती है, महामारी आ जाती है, तो उसमें हम एक जगह से विस्थापित हो जाते हैं तो दूसरी जगह पर बस जाते हैं। तो यहाँ पर निवास स्थान की स्थिति डिपेंड करती है कि हमारा निवास स्थान अल्पकालीन है या दीर्घकाल के लिए है, उस आधार पर वर्ग बन जाते हैं। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर वर्ग बनते हैं कि हमारी पेशे की प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, पेशे के आधार पर हम वर्ग बनाते हैं। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण आधार है वर्ग निर्माण का। अशिक्षित वर्ग, शिक्षित वर्ग, शिक्षित वर्ग में भी फिर देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज, बहुत ज्यादा श्रेणियां होती हैं। धर्म के आधार पर भी वर्ग बनता है कि धर्म, आप कौन से धर्म से ताल्लुक रखते हैं। अलग अलग धर्मों के अलग अलग वर्ग होते हैं और एक ही धर्म में अलग अलग वर्ग होते हैं। और कलेक्टिवली भी देखा जाए तो धर्म को मानने वाले आस्तिक वर्ग में, धर्म को नहीं मानने वाले नास्तिक वर्ग में। तो दीज आर द मेन बेसिस ऑफ क्लास डिटर्मिनेशन, क्लास फॉर्मेशन। संपत्ति और धन दौलत, परिवार और नातेदारियां, निवास स्थान की स्थिति अवधि और हमारा व्यवसाय और हमारी शिक्षा और धर्म, मेन जो पॉइंट है रॉबर्ट बिरस्टीड ने बताया, इनके आधार पर ही वर्गों का निर्धारण होता है। कहीं पर भी सभी समाजों में मुख्य रूप से इन आधारों पर वर्ग बनते हैं। अब देखते हैं कार्ल मार्क्स ने वर्ग संबंधी क्या क्या विचार दिए। कार्ल मार्क्स ने वर्ग की परिभाषा कहीं नहीं दी, बल्कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देने से पूर्व उन्होंने विभिन्न समाजों में जो वर्ग व्यवस्था थी उसकी चर्चा जरूर की। कार्ल मार्क्स ने वर्ग और वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है वो विशेष रूप से बुर्जुआ इतिहासकारों, खास करके उनमें भी फ्रांसीसी इतिहासकारों से ली है।
बुर्जुआ जो इतिहासकार थे, और उनमें भी विशेष रूप से फ्रांसीसी इतिहासकार जो हिस्टोरियन थे, उनसे यह उदाहरणा ली है, ग्रहण की है। और अपनी जो विश्वविख्यात पुस्तक है दास कैपिटल के तीसरे खंड के अंतिम अध्याय में वर्ग की व्याख्या प्रस्तुत की है। और अंतिम अध्याय का नाम क्या है? सोशल क्लासेस। मार्क्स ने परिभाषा न देते हुए और संक्षेप में विभिन्न स्रोतों के आधार पर 3 वर्गों का वर्णन किया है मार्क्स ने। पहला वेतनभोगी श्रमिक वर्ग, दूसरा पूंजीपति वर्ग, और तीसरा भूस्वामी वर्ग। एक तो वो वर्ग जो वेतनभोगी अर्थात जो तनख्वाह लेता है, सैलरी लेता है, अपनी मजदूरी, अपना श्रम बेचता है, श्रमिक वर्ग जिसको कहेंगे। पूंजीपति वर्ग जिसके यहाँ पर वो काम करता है, श्रमिक पहले वाला वर्ग जो दूसरे वाले वर्ग के यहाँ काम करता है। पूंजीपति वर्ग के यहाँ उनके उद्योग धंधों में, कारखानों, फैक्ट्रियों में, और उसके बदले उसको मजदूरी मिलती है श्रम के बदले। तीसरा है भूस्वामी वर्ग, जमीन का स्वामी, तीसरा जमींदार वर्ग। मार्क्स ने वर्गों की व्याख्या आर्थिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर की है। मार्क्स ने लिखा कि मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, जिसमें हमेशा से संघर्ष होते रहते हैं। इसीलिए वो घोषणा करते हैं कि अब तक मानव समाज का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, और अब तक जो संघर्षरत मानव समूह हैं उन्हीं को उन्होंने वर्ग माना है। तो वर्ग की अवधारणा के पीछे उनके सोचने का जो नजरिया था वो 3 दृष्टिकोण से था। पहला दृष्टिकोण था आर्थिक परिप्रेक्ष्य अर्थात इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। एक वर्ग वह है जिसका आय के साधनों पर नियंत्रण है अर्थात पूंजीपति वर्ग। दूसरा वर्ग वह है जो उसके अधीन होता है अर्थात श्रमिक वर्ग। तो ये था कार्ल मार्क्स का आर्थिक परिप्रेक्ष्य, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। दूसरा जो उनका परिप्रेक्ष्य था वो था ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो आज तक का इतिहास है वो स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, या आज तक के अब तक के आविर्भूत इतिहास में समस्त जो इतिहास है वो वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। तीसरा जो दृष्टिकोण है मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, वर्गों में जो एकता और चेतना का जो गुण विद्यमान होता है उसी के आधार पर जो है वर्ग ज्यादा मजबूती से खड़े होते हैं। और चूंकि वर्गों में चेतना, जागरूकता आती जाती है, वो क्रांति को बढ़ाती है। और विशेष रूप से जो क्रांति है ये सर्वहारा वर्ग में आती है। अपने ही वर्ग के प्रति चेतना, समझदारी, जागरूकता से निरंतर वो जो है ना एक चेतनशील प्राणी के रूप में डेवलप होते हैं उस वर्ग के सदस्य, और वो एक विचारधारा बनाते हैं जो क्रांतिकारी विचारधारा कहलाती है। और उस क्रांतिकारी विचारधारा के द्वारा वो पूंजीवाद को समाप्त कर देता है। वो एक साइकोलॉजी है उसके पीछे, वो धीरे धीरे उनके अंदर यूनिटी बढ़ती जाती है, वहां से फिर क्रांति उत्पन्न होती है। वो बाद में मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। स्वतंत्र मनुष्य और दास, कुलीन और साधारण जनता, सामंत और भूमि पर काम करने वाले दास, शिल्प संघ का उस्ताद और उसका कारीगर मजदूर, यानी संक्षेप में हर युग में किसी भी प्रकार का समाज हो और किसी भी प्रकार का युग हो, मार्क्स का कंक्लूजन ये है, कार्ल मार्क्स का निष्कर्ष ये है कि उत्पीड़क और उत्पीड़ित दो प्रकार के विरोध, दो प्रकार के परस्पर विरोधी वर्ग हमेशा अस्तित्व में रहे हैं। उत्पीड़क अर्थात शोषक, उत्पीड़ित अर्थात शोषित, दमित, यानी कि पूंजीपति और सर्वहारा, शोषक और शोषित, उत्पीड़क और उत्पीड़ित, कोई भी नाम दे दीजिए आप इनको, ये एक दूसरे का विरोध करते आए हैं। और मार्क्स की मान्यता है कि मानव एक वर्ग प्राणी है। हम जनरली बोलते हैं ना कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो मार्क्स कहते हैं कि मानव एक वर्ग प्राणी, व्यक्ति एक वर्ग प्राणी। प्रत्येक युग में जीविकोपार्जन के जैसे साधन होते हैं, उसी के आधार पर वर्गों का निर्माण होता है और आपस में साधनों के स्वामित्व को लेकर के दोनों वर्गों के अंदर संघर्ष होता रहता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।